Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every NEET aspirant as well as board aspirant. तो आप सभी स्टूडेंट की हाई डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट. नाउ आप लोगों के लिए ये चैप्टर, ये यूनिट और ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या फिर आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, दोनों ही एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है. और आपका हर एक टीचर आपको यही कहता है कि चाहे आप लोग कोई दूसरी बाहर की नॉलेज लें या ना लें, कोई दूसरी बाहर की बुक से पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अपनी एनसीईआरटी की नॉलेज को बिल्कुल 100% रखें. एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए. तो ये लाइन आखिर कैसे आएगी, कैसे हम एनसीईआरटी को समझेंगे? बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं. तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी. चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को मैं ऐसे कवर करने वाली हूँ, बोर्ड और नीट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. उसी के साथ मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए. तो पहले आइए हम उसको सुन लेते हैं कि अनअकैडमी पर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा करवाई जाती है. सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आप क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे, चाहे वो नीट 2021 के लिए हो या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो. और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप सोच रहे हो कि कब पढ़ना शुरू करें. तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दें. और उसका सोर्स जो है कि आप कहां से पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें, किससे पढ़ें. ठीक है, एक टीचर चाहिए होता है आपको. तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे. सो डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हिम्मत के साथ काम लेना है और अपनी प्रिपरेशन आज से और अभी से शुरू कर देनी है. तो देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे हैं. लाइव क्लासेस यहाँ पर होती हैं, आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो टीचर के साथ. उसके बाद यहाँ पर लाइव पोल्स होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं. और लीडर बोर्ड, यानी कि कौन से एमसीक्यूज किसने अटेम्प्ट करे और कौन सबसे ज्यादा आगे चल रहा है. ठीक है, एक तरीके का कॉम्पिटिशन, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट होता है. उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है. उस टेस्ट सीरीज की बेसिस पे एनालिसिस भी क्रिएट किया जाता है. ओके, नाउ इस सब के बाद जब आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आपने टेस्ट दे दिए, उसके बाद आपके मन में पक्का कोई ना कोई डाउट्स होंगे, राइट? तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे जाते हैं. नाउ अब आपने ये तो देख लिया कि अनअकैडमी पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है. अब पढ़ा कौन रहा है? अनअकैडमी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और आप उनसे अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं. नाउ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये अनअकैडमी मिलेगा कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर, iOS मोबाइल पर आप अपने प्ले स्टोर पर जा सकते हैं. वहां पर आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है. उसके बाद आपको उसके डैशबोर्ड में जाकर प्लस पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट आप यहां पर देख सकते हो काफी सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि नीट हो गया, ठीक है, सीबीएसई क्लास 9 हो गया, 10, 11, 12, जेई, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट और आपकी हर एक तरीके के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा दी जा सकती है. ओके, सो उसके बाद जैसे ही आप अपना गोल सिलेक्ट करोगे, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है. गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लस और आइकॉनिक जो कोर्सेज हैं वो आ जाएंगे और उसकी पेमेंट के लिए भी आपसे पूछा जाएगा. तो इसके मैं आपको फायदे बता देती हूँ कि आप लोगों को 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 सालों के लिए 40,000 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है 4 साल के लिए. जहां आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2-2.5 लाख रुपए एक साल के पे करते हो, वहीं यहाँ पर 4 साल के लिए आपको ओनली एंड ओनली 40,000 रुपीज पे करने हैं. और अगर आप लोग 10th, 11th, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ 32,000 पे करना है. ओके, नाउ अगर आप लोगों को इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कोड विन बोर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हो और उससे आपको काफी सही डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा. क्लियर?
नाउ काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो एक साथ इतना सारा अमाउंट नहीं पे करेंगे, राइट। आपके मन में डाउट्स होंगे कि यार कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और किस तरीके का कंटेंट मिलेगा और आपसे इंटरैक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उस सब चीज़ों के बारे में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री कंटेंट को आपको कैसे अनलॉक करना है, अगर आप अभी पे नहीं करना चाहते हो, पहले ट्रायल वर्जन यूज़ करना चाहते हो, तो फ्री में आपको बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे डाउट सेशन, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ सिंपल लॉग इन करना है, सेम प्रोसीजर है, गोल पे क्लिक करना है, देन मेन्यू बटन में जाकर आपको कॉर्नर पे स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। उस स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इनवाइट कोड पर क्लिक करना है और इनवाइट कोड में आपको मेरा कोड यानी कि विन बोर्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप विन बोर्ड्स यहाँ पर एंटर करोगे और अनलॉक पे क्लिक करोगे, आपको फ्री बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारी बेनिफिशियल फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी और आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी से आपका क्या मतलब है? आप बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे अबाउट जीन्स, अबाउट डीएनए, अबाउट आरएनए, राइट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कई जगह पे ऑब्जर्व की जा सकती है, जैसे कि हमारा दही बनाना हो गया, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। अल्कोहल का प्रोडक्शन, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। और हमारा पर्टिकुलरली ब्रेड का फॉर्मेशन, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी ही है। नाउ ये वर्ड हम इतना सुन रहे हैं दैट ये सभी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी हैं। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, राइट? बायोटेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनता है, बायो और आपका टेक्नोलॉजी। नाउ बायो का मतलब होता है किसी भी लिविंग सेल को यूज़ करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ कर रहे हो, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक्स के अंदर आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, राइट? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है इट डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। आप कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो बाय परफॉर्मिंग फ्यू टेक्निक्स, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर आपकी एंजाइम्स हो, क्लियर? ताकि हम उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना सकें। और ये प्रोसेसेस जो हैं करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, विच विल बी यूजफुल टू ह्यूमंस, ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो यूजफुल होंगे, क्लियर? सो इन दिस सेंस, ये जानते हुए अब आपको समझ में आया दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। नाउ मेकिंग कर्ड, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को ही जाने तो कर्ड का बनना यानी कि दही का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सभी ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर दीज आर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, यानी कि बिना माइक्रोब के, बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये प्रोसेसेस हो ही नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई दीज आर known as biotechnological processes, clear? Now it could also be thought as a form of biotechnology. Obviously बायो मीन्स हम कुछ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी मतलब कुछ टेक्निक्स के जरिए उसका यूज़ कर रहे हैं, क्लियर? हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस। आज के टाइम पर इसको रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जाता है टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? अगर मैं इसकी नॉर्मल यानी कि बिल्कुल नॉर्मल आपके लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन बताऊं तो वो तो यही है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम कुछ टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिल सकें, जैसे कि कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन हो गया, राइट? लेकिन आज के टाइम पर इसको और मॉडिफाई करके, यानी कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डेफिनेशन है कि हम इन टाइप के प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? जिनका जीन हमने मॉडिफाई किया है, जिनका न्यूक्लिक एसिड, जिनका जेनेटिक मटेरियल हमने मॉडिफाई कर दिया है, और वो करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर? फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस, दूसरे और कई ऐसे प्रोसेसेस हैं और टेक्निक्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न वाले में एग्जांपल देखें, देखो हमने पुरानी वाली डेफिनेशन में देख लिया था कर्ड, ब्रेड और वाइन, लेकिन अगर हम मॉडर्न वाले में देखें तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम सभी ने पढ़ा हुआ है इसको, राइट? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सभी ने पढ़ा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, राइट? टेस्ट ट्यूब के
अंदर ग्रोथ कराई जाती है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। नाउ सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, जीन को खुद बनाते हैं और फिर उस जीन को बनाने के बाद उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, देन हमने उस प्रोसेस को किया है। क्लियर? नाउ एक और ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डीएनए से क्या करते हैं, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, या फिर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सभी एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। नाउ हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, they has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view as well as modern molecular biotechnology। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक कॉमन डेफिनेशन देंगे जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू यानी कि पुरानी जो डेफिनेशन थी प्लस जो हमारा मॉडर्न व्यू है यानी कि हमारी जो नई डेफिनेशन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, दोनों को पर्टिकुलरली जस्टिफाई कर रही होगी। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि मिलाप, इंटीग्रेशन मतलब मिलाप होना, मेल होना नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का। वो हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, या उन सेल के पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हो सकते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स बना सकें या उन्हें सर्विसेज में यूज़ कर सकें, कुछ सर्विसेज में उसे हम यूज़ कर सकें। ओके, क्लियर है ये चीज़ सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना ये जो पर्टिकुलरली हम करते हैं उससे हमें कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, ये नहीं हमने कैसे भी बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर ली, राइट? कुछ प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली इस पे बेस्ड होंगे, और वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दो तरीके की टेक्निक्स हैं। देयर आर 2 कोर टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक हैं लेकिन 2 मेन टेक्निक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं इन द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और हमने देखा था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है डीएनए की वैक्सीन बनाना, किसी डिफेक्टिव जीन को सही करना, या फिर यहाँ पर ब्रीडिंग करवाना, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह पढ़ा है ना आप लोगों ने? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आप लोगों को इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊं तो देखो, सबसे पहली बात होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में हम 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंबाइन करते हैं। क्लियर? 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब आते हैं, सेम है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। यहाँ एक लाइन में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एक सेकेंड ना, कलर चेंज कर लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म लिया, उस ऑर्गेनिज्म का एक हमने सेल लिया, हम पूरे ऑर्गेनिज्म को तो नहीं यहाँ पर डुप्लीकेट करवा रहे हैं, राइट? उस सेल को लेकर हमने क्या किया, उससे डीएनए को आइसोलेट कर लिया। किसको आइसोलेट करेंगे हम? डीएनए को। और उस डीएनए को आइसोलेट, अब आइसोलेट कैसे किया? प्योरीफाई करके। कैसे करके? प्योरीफाई करके। प्योरीफाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ डीएनए आ जाएगा, और ये डीएनए भी हम एक पर्टिकुलर जीन का लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमने इंसुलिन हार्मोन को ले लिया, ये सिर्फ एग्जांपल है। आपको जिस भी जीन को, आप जो भी जीन यहाँ पर आप चाहते हो आपके लिए ये जीन बैक्टीरिया बनाए, उस जीन को हम लेते हैं। नाउ उस पर्टिकुलर जीन को, उस पर्टिकुलर डीएनए को हम कट करवाते हैं, उस पर्टिकुलर डीएनए को हम कट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर 2 तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब जो यहाँ पर कट करने का काम करें, जो सेल को, सॉरी डीएनए को अंदर से बिल्कुल मिड पार्ट से काटता है, वो कहलाता है एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि एंडो मतलब इनर, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को ये काट रहा है, ठीक है? और होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, ये आपको एनसीईआरटी में आगे मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक रफ आइडिया मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो एक आपको मिलेगा, क्या मिलता है? एक्सोन्यूक्लियस, जो एंड पे, डीएनए के एंड पे कट मारता है, ठीक है, कट करता है ये।
क्लियर? उसके बाद अब आपने क्या लिया, आपको ना क्या करना है, मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। आपको ये वाला पोर्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करना है, ठीक है? ये आपका डिजायर्ड जीन है, समझ लो ये आपका इंसुलिन हार्मोन है। नाउ ये आपको मिल गया, एंडोन्यूक्लियस ने इसको कट करके आपको दे दिया, बाकी का आपको यूज नहीं है, बाकी हटाओ, सिर्फ आपको इसका यूज है, आप इसको लेकर के आए। अब क्या करोगे, वेक्टर के साथ इसकी एडिशन कर दोगे, ठीक है? जैसे कि अगर आपका मलेरिया आपने देखा है तो मलेरिया एक मॉस्किटो की वजह से होती है, राइट? तो वो एक वेक्टर हुआ उस मलेरिया डिजीज का। तो आप क्या करोगे, इस जीन को आप वेक्टर में डाल दोगे। क्या करोगे, इस जीन को वेक्टर के अंदर डाल दोगे। वेक्टर के तौर पे अगर आप यहां पर ले लो, आपका हो गया प्लाज्मिड, ठीक है? अब ये प्लाज्मिड को यहां से वापस से कट किया जाएगा, ठीक है? और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, और आपका ये वाला जो जीन है वो इसमें आके अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये अटैच हो गया, क्लियर? अब क्या होगा यहां पर, अब ये सिर्फ अटैच हुआ है, पर्टिकुलरली बाइंड नहीं हुआ है। पूरी तरह से बाइंड करने के लिए कौन यहां पर हेल्पफुल होगा, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, यहां पर इसको बाइंड कर देगा, और फिर इसकी कॉपीज बनती जाएंगी। और वो कॉपीज कैसी बनेंगी, वो कॉपीज कुछ इस तरीके की बनेंगी, सेम, ठीक है? इस तरीके की सेम कॉपीज बनती हैं, और इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है? इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग, रेप्लिकेट क्लोनिंग। क्लियर हो गया? चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी विल मेंटेन अ स्टेराइल यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। अब देखो इसका ना सिंपल मतलब तो यही है, एक सेकेंड, ठीक है? इसका सिंपल मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो यही माना जाएगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर, आपने देखा होगा प्लेटिंग मेथड किस किस को पता है, जिसके अंदर हम लैब्स के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम प्लेट्स यहाँ पर बनाते हैं पर्टिकुलरली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट डालेंगे, कुछ इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स डालेंगे कि हमारा पर्टिकुलर कोई एक ही माइक्रोब जो कि हम ग्रो करवाना चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो कर पाए। और जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको उस न्यूट्रिएंट की जरूरत ही नहीं है, उस न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में वो ग्रो ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? क्लियर है? क्लियर हुआ? तो इसी को कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड हमारा जीन है, हमें सिर्फ वो ही मिले, इसीलिए हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं, विच मीन्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। यानी कि जौन सा माइक्रोब हमें ग्रो करवाना है, सिर्फ उसी को हम ग्रो करवाएं, बाकियों को रिमूव कर दें, कोई कंटामिनेशन ना आए इसके अंदर। क्लियरली हमें पता है। और ये कंडीशन बहुत, जब हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, उनके लिए यूज होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, करेक्ट? नाउ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यू प्रोबेबली अप्रिशिएटेड, वेट अ सेकेंड, you probably appreciated द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एडवांटेज है एज कंपेयर टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ा रहा है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वही यहाँ पर कहा गया है दैट द फॉर्मर, यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग यहाँ पर आपको क्या मिल रहे होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं जीन्स के अंदर, और जिनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, एज वेल एज फॉर द पॉपुलेशन, जनरेशन के आगे बढ़ने के लिए भी, पॉपुलेशन के लिए भी, ताकि न्यूट्रिएंट के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो कंप्लीटली। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नाउ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। यानी कि जैसा पेरेंट है वैसा ही यहाँ पर क्या हो जाता है, डॉटर सेल हो जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वाइल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, सेम यही कहा गया है कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट विल प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। यही मैंने आपसे कहा था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें कंटैमिनेशन फ्री हमें यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मिल सके। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पहले जो हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती थी, ट्रेडिशनल का मतलब पहले जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर कराए जाते हैं जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होते हैं, उनके अंदर आपको प्रोडक्ट तो मिलता ही है विच विल लीड टू इंक्लूजन, आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, जो जीन आपको नहीं भी चाहिए वो भी मिलेगा अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। तो ऐसा करने के लिए द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने आपको अभी बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन करने की कोशिश जब आप करोगे तो वही कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसी से जो हमें डीएनए मिलता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। एंड द यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग मैंने आपको अभी समझाई थी, आई गेस वो इरेज हो गया। क्लोनिंग मैंने आपको समझाई थी ना अभी, कुछ इस तरीके से क्लोनिंग समझाई थी। ठीक है, प्लाज्मिड है और उसी के ऊपर अगर इस तरीके से बन रहा है आपका डिजायर्ड जीन, तो वो एक दूसरे की कॉपीज बनाते जाएंगे। क्लियर। नाउ जीन ट्रांसफर, अब जब कॉपी बना लेंगे तो उसे हम कहाँ भेजते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जीन ट्रांसफर होगा। नाउ इट विल ओवरकम दिस लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशन आती थी ना कि अनडिजायरेबल जीन भी हमारा बन जा रहा था डिजायरेबल जीन के साथ साथ, तो उस लिमिटेशन को हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इस लिमिटेशन को खत्म कर सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ एक या फिर वो जीन जो आप करवाना चाहते हो इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्लियर। Now, do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? किसी host organism के अंदर अगर आपका foreign DNA आपने enter करवा दिया है तो क्या होगा? ठीक है, मोस्ट लाइकली जो पीस आप यहाँ पे डीएनए का एंटर करवाओगे विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई, अपने आप को प्रोजेनी सेल्स में उसी ऑर्गेनिज्म के नहीं वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, लेकिन व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम, आपने सिर्फ और सिर्फ उस पीस ऑफ डीएनए को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया है एलियन ऑर्गेनिज्म में, एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जब आपने उस पर्टिकुलर डीएनए को जोड़कर, ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ माने प्लाज्मिड है, एक सेकेंड, हम यहाँ पर अगर माने प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ आपका यहाँ पर ये है जीन है, ये अगर जा रहा है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने दूसरे डीएनए बनाना शुरू कर देगा, कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। वही यहाँ पर कहा गया है व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड, यानी कि ज्वाइन किया गया इनटू द जीनोम, ये रहा ऑफ द रिसिपेंट होस्ट बॉडी, तो वो मल्टीप्लाई करेगा एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द डीएनए होस्ट, डीएनए के होस्ट के साथ साथ ये भी अपना नंबर इंक्रीज करेगा। Clear? Now this is because the alien piece of DNA has become part of chromosome. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये आपका जो एक्स्ट्रा वाला यहाँ पर एंटर हुआ था ना, ये जो एक्स्ट्रा अपने जीन जिसको आपको रेप्लिकेट करवाना है, जिसके आपको नंबर इंक्रीज करना है, आपको यही तो करना है, डिजायर्ड जीन्स है ना आपका ये, तो इसको ही तो आपको बढ़वाना है। तो जब ये क्रोमोसोम के साथ जाकर के लग गया है भाई, तो क्या होगा, क्योंकि क्रोमोसोम के साथ अटैच है तो जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा इसका नंबर भी बढ़ेगा और आपको क्लोनिंग डीएनए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ इन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर देर इज अ स्पेसिफिक डीएनए, वेट अ सेकेंड, देर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ये तो बहुत गलत हो गया है ना, दिखेगा ही नहीं कुछ, है ना, मजे आ रहे हैं पढ़ने में, नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताओ। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करते हैं, क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं कैसे आपको समझाऊंगी ये चीज, आप ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या होता है, समझ लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है और इसको आपको क्या करना है, ये बना यहाँ पर
mRNA, और अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन हुई तो यहाँ पर बन जाएगी आपकी प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे प्लेस की, एक ऐसे एंजाइम की जो इस डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर सके। वो एंजाइम होता है हमारा, कौन सा एंजाइम होता है? एंडोन्यूक्लियेस, जो क्या करेगा, यहाँ मिड से कट कर देगा। जब वो इस मिड से कट करेगा तो जहाँ से वो कट कर रहा है ना, जिस प्लेस पे कट कर रहा है, उसे कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच मीन्स ये वो ऑरिजिन है, ये वो जगह है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़? यहाँ से आपका रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर फिर आपका डिजायर्ड जो जीन आपको अटैच करना है वो आप अटैच कर दोगे। उसके बाद आगे जो बनेगा mRNA बनेगा, वहाँ पर भी आपको ये जीन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको यही पर्टिकुलर जीन देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो इसकी ग्रोथ होती जा रही है और आगे ये उसी डीएनए के फंक्शन में आगे अपने आप को कॉपीज क्रिएट करता जा रहा है। नाउ ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन। समझ में आया किसी को कि यही जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये वही जगह होती है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन शुरू होता है। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं प्रेजेंट है तो हमारा रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। जिस प्लेस से, जैसे कि इस प्लेस से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो इट इज नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome. अगर हमें किसी भी फॉरेन डीएनए के पीस को हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ, तो उसे क्रोमोसोम का पार्ट होना पड़ेगा, उसे अटैच होना पड़ेगा। और उस क्रोमोसोम के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये नहीं कि रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? नाउ दस जब भी एक फॉरेन डीएनए लिंक करेगा विद द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जो एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए है वो रेप्लिकेट कर पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा खुद को इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है तो मैंने क्या कहा था, ये जो आपको देखने को मिल रहे थे, है ना, क्लोनिंग प्रोसेस कहलाता है। और आपकी क्या कहलाएंगे, दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। लेट अस नाउ फोकस, अब हम ना फोकस करेंगे हमारे फर्स्ट इंस्टेंस पे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज बड़े ध्यान से देखना कि समझ लो हमारे पास इस तरीके से ये एक सेल प्रेजेंट है और इस सेल के पास प्रेजेंट है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। नाउ ये न्यूक्लियोइड के साथ साथ यहां पर एक और चीज प्रेजेंट है जो कि है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये देखो इससे बाहर है ना, इस क्रोमोसोम से बाहर है ना, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर प्लाज्मिड। नाउ क्या होगा, ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये प्लाज्मिड आपके डबल स्ट्रैंडेड है, राइट? प्लाज्मिड आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो आपके प्लाज्मिड के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो वर्क करते हैं क्लियरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, right? So the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene and coding। हम किसका वर्क करते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का काम करेंगे, एक प्लाज्मिड के ऊपर उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी बताई हुई है दैट प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेटिंग, खुद ही, उसको किसी और की जरूरत नहीं है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। नाउ साल्मोनेला टाइफिमिरम, यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिज्म का भी स्पीशीज यहाँ पर बता दी। अब हम लेते हैं
कि किस किसने वर्क किया था। तो स्टैनले और स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को, ठीक है, बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का मतलब क्या है, जो आपकी रिकॉम्बिनेशन एंजाइम होता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, राइट। तो हम जब किसी पीस ऑफ डीएनए को कट करते हैं फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, वही यहाँ पर किसने बताया, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। नाउ द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जब हम कट करते हैं डीएनए को, इट विल बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हमें पता चला कि भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम की भी कोई चीज होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि समझ लो, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं, ठीक है, समझ लो आपके सामने ये आपका डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को जब हम इस मिडल पोर्शन से कट करेंगे, मिडल पोर्शन से जब हम कट करेंगे तो क्या होता है, बेसिकली इट इज नोन एज, ये मिडल पोर्शन से अगर हमने कट किया तो क्या कहलाएगा, एंडोन्यूक्लियस से कट किया होगा हमने, ठीक है। और जब हम इसको कहाँ से कट करेंगे, जब हम इसको एंड पॉइंट से कट करते हैं, जब मिडल से कट कर रहे थे तो एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब सेल के अंदर, और जब आउटसाइड कट कर रहे हैं, एंड पोर्शन पे कट कर रहे हैं, तो इट इज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों ही आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अभी मैंने आपको बताया जो ये हमने पीस कट किया है ये आगे जाकर क्या करता है, प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड कैसा था, डबल स्टैंडर्ड था, राइट, ठीक है, ये इसके साथ जाकर के ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बनता है आपका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। और इसको प्लाज्मिड के साथ, इस जीन को प्लाज्मिड के साथ कौन अटैच करने में हेल्प करता है, बाइंड करने में, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। नाउ दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर, ये जो प्लाज्मिड है ये एक वेक्टर का काम करती है टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, ताकि जो डीएनए हमारा डिजायर्ड जीन जो है जिसको हमें आगे मल्टीप्लाई करवाना है वो इससे अटैच हो जाता है और वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है दैट यू हैव स्टडीड अबाउट दैट मस्कीटो, मस्कीटो के बारे में सबको पता है, मलेरिया के बारे में सभी को पता है। मस्कीटो एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक है, रुको। तो जो हमारा मस्कीटो है वो एक इंसेक्ट है जो कि वेक्टर की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। सेम वे में इसी तरीके से प्लाज्मिड को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लिंकिंग होती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल व्हेन द एंजाइम डीएनए लाइगेज विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड। वही मैंने आपको बताया कि जब ये आपका डिजायर्ड जीन आकर के प्लाज्मिड से कनेक्ट हो जाएगा तो आपके इसको बाइंड करने में कौन हेल्प करता है, जोड़ने में कौन हेल्प करता है, लाइगेज, ठीक है। नाउ दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो नया डीएनए बनेगा उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये डीएनए ट्रांसफर किया जाता है इनटू ई कोलाई, अब देखो प्लाज्मिड के ऊपर वो आपका डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है जो अपनी कॉपीज बनाता जा रहा है, अब उसको आपने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है। जैसे एक मस्कीटो मलेरिया का वेक्टर होता है, मलेरियल पैरासाइट को आपकी बॉडी में मस्कीटो छोड़ करके जाता है, वैसे ही प्लाज्मिड एक वेक्टर है जिसकी मदद से हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि है यहाँ पर ई कोलाई। और हमने साल्मोनेला लिया था ना, ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला लिया था, तो साल्मोनेला का ही क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया है ई कोलाई। ऐसा नहीं आप किसी की भी ब्रीडिंग करवा दे रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कुछ उनके अंदर रिलेशन होना चाहिए, कुछ क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, जब ई कोलाई के अंदर हमने उसको एंटर करवा दिया है
ठीक है, ई कोलाई के अंदर हमारा प्लाज्मिड जा चुका है, जिसके ऊपर हमारा डीएनए, डिजायर्ड डीएनए ऑलरेडी अटैच्ड है, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और अपनी कॉपीज बनाएगा। नाउ द एबिलिटी, ये एबिलिटी जो होती है मल्टीपल कॉपीज को बनाने की ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं, 3 यहाँ पर तरीके होते हैं, 3 बेसिक स्टेप होते हैं मॉडिफाई करने के, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है उसको परफॉर्म करने के। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई करना डीएनए विद डिजायरेबल जीन। ठीक है, ऐसा नहीं आपने किसी उसको भी उठा लिया, आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा कि आपको कौन सा जीन चाहिए, कौन सा जीन आप यहाँ पर रेप्लिकेट करवाना चाहोगे। ठीक है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन करना ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट तक उस डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड डीएनए को लेकर के जाना वेक्टर की हेल्प से, और उसके बाद जब वो होस्ट की बॉडी में चला गया, देन मेंटेनेंस करना ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी, प्रोजेनी तक वो फिर वो ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, पहले आइडेंटिफाई करो आपको कौन सा जीन है जो कि आपको, जिसकी ज़रूरत है, आप आगे पहुंचाना चाहते हो, रेप्लिकेट कराना चाहते हो, क्लोनिंग करवाना चाहते हो, देन उसके बाद उसको पहुंचाओ होस्ट की बॉडी में, और होस्ट की बॉडी में जाने के बाद उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसे ट्रांसफर करवाना है आपको इनटू इट्स प्रोजेनी। अब हमने पूरा प्रोसेस तो जान लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर होता क्या है, लेकिन इसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देयर विल बी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जो हमने अभी डिस्कशन किया, उसकी हेल्प से हमें ये तो पता चल गया कि चाहे आप उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह लो, इसको हम कर सकते हैं तभी अगर हमारे पास कुछ की टूल्स हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस को करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए ऑब्वियसली बुक्स की और पेन और कॉपी की ज़रूरत है, राइट। वैसे ही इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, लाइगेज हो गया, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम इनको सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद है सभी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता था, जो हमारे डीएनए को बीच में से या साइड से कट करते थे। जब बीच में से कट करता तो एंडो न्यूक्लियस, यानी कि एंडो मतलब अंदर से, और जब साइड से करता तो एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, सो इन 1963 में 2 एंजाइम जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि, समझ लीजिए ये आपका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना, ये इसके अंदर इसका डीएनए है, इसके अंदर इसका डीएनए है। अब ये क्या करेगा, ये आपका वायरस है। नाउ ये वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को क्या करेगा, अपने डीएनए को क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। नाउ बैक्टीरिया क्या करता है, अब आपको पता ही है वायरस के पास उसको एक होस्ट की जरूरत होती है, और जैसे ही उसको एक कोई होस्ट मिलता है, वो होस्ट की मशीनरी को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि भाई अब तुम मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, मेरे लिए जेनेटिक मटेरियल बनाओ। तो हमारा जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो क्या करता है, उसका जो डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे डीएनए है, वो यहाँ पर क्या लगा लेता है, यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलरली यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, मिथाइल ग्रुप लग जाता है। मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर कर देंगे, ताकि जो यहाँ पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी आए, वो मिथाइल ग्रुप लग गया तो उसको डीएनए समझ में नहीं आएगा। जब डीएनए समझ में नहीं आएगा तो वो इस बैक्टीरिया के डीएनए को तो कट ही नहीं करेगा, वो किसके डीएनए को कट कर देगा, वायरस के डीएनए को, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच गया। तो यही कहा गया है दैट वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया था, किसने, ई कोलाई ने। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, जबकि दूसरे वाले का डीएनए कट हो गया था, यानी कि वायरस का डीएनए कट हो गया था। और इसको हमने बाद में कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारे डीएनए को कट कर रहा था उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब वो बीच में से कट करेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, साइड में से कट करेगा, एंड से कट करेगा तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड सेकेंड, वो था आपका हिंड सेकेंड।
ठीक है, इसकी फंक्शनिंग क्या थी? इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। हमें पहले ही पता चल गया था कि हिंड सेकेंड जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है डीएनए के सीक्वेंस पे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे। ये हमें 5 साल बाद पता चला। हमें क्या पता चला कि हिंड सेकेंड हमेशा कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और कैसे कट करता है? रिकॉग्नाइज करके, रिकॉग्नाइज करता है अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब ये तो देखो मिथ है कि 6 बेस पेयर, 4 बेस पेयर का भी होता है, 5 बेस पेयर पे भी कट कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली 6 बेस पेयर होता है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 बेस पेयर लेकर के चलोगे। नाउ दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जहां पर रिकॉग्नाइज कर रहा है जो, वो है रिकॉग्निशन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया है वो कहलाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और हिंड सेकेंड के अलावा हमें और भी बहुत सारे 900 प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता हैं, जो कि हमें 230 से ऊपर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से मिले हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज, अब ये जो है हिंड सेकेंड कैसे नाम रख दिया, ये नाम कैसे रखे जाते थे? तो इनका नाम कैसे रखा जाता है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। वो टेक्निक कुछ ऐसी है कि जो पहला लेटर होता है नेम का वो मिलता है जीनस से, और सेकंड जो लेटर होता है नेम का वो मिलता है आपका स्पीशीज से। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द स्पीशीज। उसके बाद यहां पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि ई कोराई एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, राइट। ये कहां से आया? पहला तो आपका ई आया स्किरेशिया से, ई आया आपका स्किरेशिया से। फिर आपका आया यहां पर को किससे आया? कोलाई से आया। उसके बाद आपका आर वाई किससे आएगा? यहां पर जो आर है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या नाम है? ठीक है, स्ट्रेन का क्या नाम है समझ लो। यहां पर कंडीशन है ई कोर, यहां पर है 1, यहां पर है 2 R2 R3, ये स्ट्रेन के नाम है। ठीक है, R4 और यहां पर है R5, स्ट्रेन के नाम है। ठीक है, तो इसी तरीके से RY13 भी कुछ इसी तरीके से मिला है। क्लियर? सभी को क्लियर हो गई ये चीज? सो द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम स्ट्रेन, और जो रोमन नंबर होते हैं फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर, ये ऑर्डर बताते हैं, ये रोमन नंबर्स ऑर्डर बताते हैं हमें यहाँ पर कि किस एंजाइम को कब आइसोलेट किया गया था फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं। पहला एक तो होता है लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वेट अ सेकेंड, ओके भाई बहुत थक गए ना, इतना सारा बोल लिया, बहुत सारा तुमने पढ़ भी लिया होगा, पानी पियो चलो जल्दी, है ना। चलो, तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है अगर हम इसको लार्जर स्केल पर देखें तो वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, जबकि जो एंडो मतलब अंदर की तरफ, तो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो कट करते हैं एक स्पेसिफिक पोजिशन में डीएनए के अंदर ही। ठीक है, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका फंक्शन होता है बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए सीक्वेंस की क्या लेंथ है उस लेंथ को पहचानना। वंस जैसे ही उसको वो लेंथ पता चल जाती है, रिकॉग्नाइज कर लेता है वो सीक्वेंस को, तो वो बाइंड कर जाता है टू द डीएनए और फिर उसे कट कर देता है दो स्ट्रैंड्स के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों ही स्ट्रैंड्स को वो कट कर देगा एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि डीएनए किसका बना हुआ है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है? अगर आप लोग देखो, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि चाहे आप उसे सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, सेम ही पढ़ने में आएगा। जैसे कि यहां मान लो
ठीक है, अब क्या होगा, GAATC, अब इसका उल्टा करो आप तो क्या हो जाएगा, GA, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T, नहीं एक सेकेंड, इरेज ऑल, हम यहाँ पर वापस से सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। क्या कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं, 5 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्राइम। कंडीशन क्या है, GAATTC, ठीक है। तो यहाँ पर वापस जब आप करोगे तो क्या बनेगा, सी, साइटोसिन के साथ कौन बाइंड करता है, ग्वानिन, थाइमीन के साथ एडेनिन, ए, यहाँ पे आ जाएगा एडेनिन के साथ कौन करता है, थाइमीन, थाइमीन, और यहाँ पर ग्वानिन की जगह साइटोसिन। अब आप इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, सेम ही है, इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो आपके सामने ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ई कोराई। अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक ही होते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज स्टिकी एंड नहीं बनता है, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये आपका वेक्टर डीएनए है, ठीक है, ये आपका वेक्टर डीएनए, ये आपका फॉरेन डीएनए है। इसने क्या किया, इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको यहां से कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचेगा, ये हिस्सा तो चला ही गया ना, ये हिस्सा कट करके इसने दूर हटा दिया, और यहां पर जब इसने वर्क किया तो इसने क्या क्या कट करा, क्या क्या कट कर दिया, ये हिस्सा कट किया और आपका ये हिस्सा यहाँ पर कट कर दिया। तो आपके पास अब क्या है बचा, आपके पास दोनों में क्या बचा, एक तो ये वाला, ठीक है, और इसी के अपोजिट आपको ये देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो आपके सामने आप देख सकते हो कि ये एडेनिन थाइमीन के साथ जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एडेनिन थाइमीन के साथ जाकर ऐड हो जाएगा, ये थाइमीन एडेनिन के साथ, थाइमीन एडेनिन के साथ, इस तरीके से आप देख रहे हो सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम ही यूज करना चाहिए, और जब ये इससे जाकर अटैच हो जाएंगे, जब ये अटैच, ये हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, जब ये इससे जाकर के अटैच हो जाएंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, क्लियर। अब वही सेम कहा गया है यहाँ पर भी कि 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ो या 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ो, सेम अगर कंडीशन में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहा है, उसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि आप उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो सेम ही वो आएगा। जैसे मलयालम है, मलयालम को आप उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो सेम ही नाम आ रहा है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बेसिकली, एक वेट अ सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो कट कर देते हैं स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। आपने देखा सेंटर से तो कट नहीं किया ना, सेंटर से थोड़ा दूर, सेंटर से थोड़ा दूर से ये कट करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करेंगे, सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइड से थोड़ा दूर की तरफ करते हैं, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट साइड। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एंड में बचे। आप देख रहे हो इसमें, आप देखो एंड में सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, एंड में सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड बच गया, यहाँ पर ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, है ना। तो यहाँ पर हमेशा इस टाइप से कट करते हैं कि लास्ट में सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बच सके, ताकि स्टिकी एंड बन सके, ताकि एक दूसरे से जुड़ सके। अगर वही नहीं बचेगा तो जुड़ेंगे कैसे, अगर ये ही नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये जुड़ेंगे कैसे आपस में, राइट। तो इन्हीं एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड्स ऑन ईच ट्रेंड, एंड इन्हें हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बचा कुचा जो इनको सीलिंग की प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो थोड़ा सा इनको स्टिक करते हैं, लेकिन कंप्लीटली सील कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। So the restriction endonuclease are used in genetic engineering to form the recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources या genome। जब इसको हम कट करेंगे बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट जो हैं दे विल हैव स्टिकी एंड्स, और वो स्टिकी एंड्स जो हैं आपस में ज्वाइन होंगे, और उन्हें ज्वाइन करने वाला एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। देखिए आप, फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर वेक्टर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या करेगा, इसके ऊपर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क किया, ये देखो ये रहा डिजायर्ड जीन, और उतना ही यहाँ से कट हुआ है ताकि ये इसके साथ जाकर अटैच हो सके। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब लाइगेज क्या करता है, लाइगेज एंजाइम इनको आपस में ज्वाइन कर देता है, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल में बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डीएनए टेक्नोलॉजी शो कर रहा है। क्लियर? अब इससे आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम इसके आगे से पढ़ेंगे सेपरेशन करना, आइसोलेशन करना, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।